कुंड समिधा सम हम जले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभय गान है, सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। भेद भूल एक हम सभी रहे, सहज बंधु भाव हो राग द्वेष न रहे। उच्च नीच भेद भूल एक हम सभी रहे, सहज बंधु भाव हो राग द्वेष न रहे। सर्वदिक प्रकाश हो, सर्वदिक प्रकाश हो, ज्ञान दीप बाल दो, चरण शीघ्र दृढ़ बढ़े, ध्येय शिखर हम चढ़े। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। खिल उठे मुकुल पात पात में, लहर लहर सम उठे हर प्रघात घात में। मुस्कुराते खिल उठे मुकुल पात पात में, लहर लहर सम उठे हर प्रघात घात में। स्तुति निंदा लाभ लोभ यश विरक्ति चाव से, कर्म क्षेत्र में चले सहज स्नेह भाव से। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। अर्चना केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना। दीनहीन सेवा ही परमेश। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निकेलो मिकावली, कल जो अपना टॉपिक चल रहा था उसी पर हम आगे चर्चा करेंगे और इस बात को समझने की चेष्टा करेंगे कि वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी सच्चे सच्चे अर्थों में या वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। इस कथन की विवेचना कीजिए।
तो हमें आज जो बात समझनी है वो मेकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है उसके बारे में चर्चा करें। अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का शिशु, इसके बारे में हमारे को चर्चा करनी है कि निकोलो मेकियावेली अपने युग का शिशु था। निकोलो मेकियावेली अपने युग का शिशु। वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। प्रोफेसर डनिंग के इस कथन की विवेचना कीजिए। कल हमने पढ़ा था वह आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक था। आज विस्तृत रूप में हम चर्चा करेंगे कि वह अपने युग का शिशु था। देखिए, तत्कालीन कालखंड के जितने भी जो विचारक थे, दार्शनिक थे, उन्होंने जो अपनी विचारधारा दी वो उस कालखंड की परिस्थितियों से प्रभावित थे। हां, ये प्रमाणित और अकाट्य सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति, विचारक, लेखक, दार्शनिक, चिंतक जो भी होता है वह अपने कालखंड की परिस्थितियों से प्रभावित होता है और वो प्रभावित करने की चेष्टा भी करता है। तो प्रभावित होता है तो अपने उस कालखंड से वो सीखता है। सीखता है, इस कारण उसको क्या बोला जाता है? वह अपने युग का शिशु कहलाता है। हां, ये बात भिन्न है कि मेकियावेली तत्कालीन परिवेश से, परिस्थितियों से प्रभावित होकर युगानुकूल जो व्यवस्थाओं को उसने प्रतिपादित किया, इस कारण उसको अपने युग का शिशु कहा। यह हमारे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में, चंद्रनिवास विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, कोटा विश्वविद्यालय सहित राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों तथा समस्त भारत के समस्त विश्वविद्यालयों जहां पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को समझा जाता है, वहां इसकी विवेचना निश्चित रूप से होती। और प्रतियोगी परीक्षा में भी आपके पाठ्यक्रम में, सिलेबस में यदि कहीं पर भी राजनीति विज्ञान शब्द है तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है, फलतः इस पर प्रश्न पूछा ही जाता है। यह बात एकदम अकाट्य सत्य है। तो इस कारण हमारे को और तह तक जाकर के इसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। चूंकि मेकियावेली पर यह अंतिम वीडियो है तो इसमें सार गर्भित जितने भी आयाम हैं उनको हम समझते हुए किस प्रकार बाद के राजनीतिक समीक्षकों ने या विश्लेषकों ने उसको अपने युग का शिशु जो कहा, उसको हम न्याय संगत, तर्क संगत ठहराने की चेष्टा करें। देखिए, यूनान सहित यूरोप के जितने भी या विश्व के जितने भी राजनीतिक समीक्षक हुए, उन राजनीतिक समीक्षकों ने मेकियावेली के प्रति बहुत गहरी सहानुभूति दर्शाते हुए कहा कि इसका चिंतन वास्तव में बहुत उचित और न्याय संगत और आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुकूल है। तो कुछ समीक्षकों ने मेकियावेली के चिंतन को युग का अभिशाप माना। क्या माना? अभिशाप। क्योंकि मेकियावेली ने जो चीजें अपनी प्रिंस की पुस्तक में जो लिखी थी, तो प्रिंस पुस्तक को तत्कालीन समय में यूरोप के अंतर्गत
हर एक घर में पढ़ा गया। कल ही अपन ने चर्चा की कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते मेरा आपको ऐसा सुझाव है कि आपको प्रिंस भारतीय जो चाणक्य है उसके अनुरूप जो इटली में मैकियावेली है उसकी आपको पढ़नी चाहिए। इटली के इस चाणक्य का, इटली में मैकियावेली को चाणक्य की उपाधि से माना जाता है। तो उसने जो प्रिंस नामक पुस्तक में चीजों को जो लिखा है, युग परिवर्तन की व्यवस्था के लिए जितनी चीजों को लिखा है, तो प्रत्येक घर में इसको पढ़ा गया। मैकियावेली की इस पुस्तक को पढ़ा गया। पढ़ने के साथ साथ तो कुछ लोगों ने इसको गालियां दी कि ये मैकियावेली ने जो चीजें लिखी है एकदम नैतिकता का, उसने अलगाव का जो भाव अपने चिंतन में जो दिया है ये अनुचित और असंगत है। तो कुछ ने इसको गालियां दी, तो कुछ राजनीतिक समीक्षकों ने इसकी पीठ को थपथपाया और कहा कि वास्तव में इसने बहुत न्याय संगत और उचित व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। जॉर्ज डब्ल्यू सेबाई मैकियावेली को युग परिवर्तन का शिशु मानते। जॉर्ज डब्ल्यू सेबाई मैकियावेली को युग परिवर्तन का शिशु मानते हैं। तो W.T. जॉन्स इसको पुनर्जागरण का प्रतिनिधि मानते हैं। तो भिन्न भिन्न राजनीतिक विश्लेषकों ने इसको भिन्न भिन्न उपाधियों से सुशोभित किया है, क्योंकि इसका जो चिंतन था वो निश्चित रूप से बहुत तर्कसंगत और इसी प्रकार का दिया हुआ था जो उचित आधुनिक राजनीति विज्ञान की नींव रखने वाली जो बात थी, तत्कालीन उस परिस्थितियों से सीखा था। मैकियावेली ने तत्कालीन उन परिस्थितियों से सीखा था। क्या हो रहा था? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 15वीं शताब्दी और उसके उत्तरार्ध में पुरानी जितनी भी व्यवस्थाएं थी उनमें परिवर्तन हो रहा था। वो चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो या कोई संस्था हो या कोई दर्शन हो, कोई विचारधारा हो, सभी में परिवर्तन हो रहा था और नए नए विचार और नवीन पद्धतियों का प्रतिपादन हो रहा था। तो मैकियावेली तत्कालीन परिस्थितियों से बहुत प्रभावित होता है और वह अपने युग से बहुत सीखता है। तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर के जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो उसको शिशु के रूप में जानने के लिए एक संज्ञा दी जाती है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि तत्कालीन कालखंड में यूनान में या यूरोप के प्रत्येक देश में मैकियावेली की प्रिंस पुस्तक को पढ़ा गया तो उसकी बुरी बुरी प्रशंसा हुई। कुछ लोगों ने उसकी पीठ को थपथपाया और उसको सहानुभूति रूप में अपने युग का शिशु कहा, तो किसी ने पुनर्जागरण का शिशु कहा, तो कुछ ने इसको गालियां दी और अपने युग का अभिशाप बताया। लेकिन यह बात अकाट्य और प्रमाणित सत्य है कि चाहे उसको भला कहा हो चाहे बुरा कहा हो, लेकिन तत्कालीन कालखंड से मैकियावेली प्रभावित हुआ था। उसने बहुत कुछ सीखा था। तत्कालीन जो निरंकुश राजतंत्र था, हम आगे जब चर्चा करेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार निरंकुश राजतंत्रों में फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन प्रगति कर रहे थे और मैकियावेली उनसे किस प्रकार सीखता है।
उनकी चर्चा करके हम इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि मैकियावेली वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु था। तो सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से आयाम थे जिनसे मैकियावेली प्रभावित हुआ और अपने युग का शिशु कहलाया। तो सबसे पहले है मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहन। सबसे पहले मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहित करना या विचारों को देना। अब देखिए, तत्कालीन कालखंड में यूनान की जो व्यवस्थाएं चल रही थी, वहां पर दो प्रकार की व्यवस्थाएं प्रचलित थी, एक रोमन चर्च और एक रोमन साम्राज्य। यानी कि वहां पर अच्छाई और जो सही बात थी या जिसको न्याय संगत ठहराना है या किसी की बात को सम्मानपूर्वक हमें स्वीकार करना है, या हम समझ लो किसी की बात को स्वीकार करते हैं तो अपने आप को सम्मानित मानते हैं, तो वो कौन सी दो व्यवस्थाएं थी? वो थी रोमन चर्च और रोमन साम्राज्य। यानी कि रोमन जो राजा था उसकी बात को जब हम स्वीकार करते थे तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे। ये तत्कालीन कालखंड के परिवेश में लोगों के मन और मानसिकता में विषय है वो छाया हुआ था या स्थापित था या प्रतिष्ठित था। मैकियावेली ने इसके स्थान पर परिवर्तन करते हुए कहा कि व्यक्ति को अपनी यश, अपनी कीर्ति और अपने सम्मान के लिए जीना चाहिए। तत्कालीन कालखंड में व्यक्तित्व को कुचला जा रहा था, यानी कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होगा इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं होती। व्यक्ति का अपना मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उसकी यशोगाथाएं और उसकी कीर्ति, अपने स्वावलंबन के लिए उसको सतत प्रयास करना चाहिए, सम्मान पूर्वक अपना जीवन जीना चाहिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहे या भारतीय संस्कृति का जो मूल मूल्य है, जो भारतीय संस्कृति की मूल प्रकृति में जिस शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है स्वाभिमान, तो यहां पर स्वाभिमान शून्य क्या व्यवस्था थी? स्वाभिमान शून्य। व्यक्ति का अपना स्वाभिमान कुछ भी नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति स्वाभिमान शून्य जीवन व्यतीत कर रहा था और व्यक्ति अपने आप को स्वाभिमानी या गौरवान्वित कम महसूस करता था जब रोमन साम्राज्य या रोमन चर्च के किसी आज्ञा को मानता था। और उन रोमन साम्राज्य और चर्च के अंदर क्या होता था? व्यक्तित्व की या व्यक्ति के सम्मान की भावनाओं को कुचलते हुए निर्दयतापूर्ण और निर्लजता के कार्य उनसे करवाए जाते थे। और वो लोग क्या मानते थे? अपना सौभाग्य मानते हुए स्वाभिमान और गौरवान्वित महसूस करते थे कि हम शासक के इस कार्य को कर रहे हैं, हम राजा के इस कार्य को कर रहे थे, गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। तो राजा और पोप दोनों ही मिलकर के क्या कर रहे थे? लोगों के व्यक्तित्व को कुचलते हुए भोग और विलासिता का जीवन, क्योंकि तत्कालीन कालखंड के शासक और जो पोप थे उस मध्य युग में वो वासनाओं और विलासिताओं के दास हो चुके थे। वो उसी प्रकार का जीवन जी रहे थे। मैकियावेली उसका कड़े शब्दों में निंदा करता है और खंडन करता है कि ये अनुचित और
असंगत है। और मैकियावेली वह प्रथम विचारक है जो मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहन उस कालखंड में तत्कालीन परिस्थितियों से, यूरोप के अन्य देशों में, फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में, वहां के मानव जीवन और वहां की व्यवस्थाओं को देखने से जो सीखता है, फलतः हम इस बात को मान सकते हैं कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था। वो मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहित तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर के दे रहा था। तो क्या हो गया कि वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु इस कारण था, उसने तत्कालीन मानवतावादी जो व्यवस्थाएं अन्य देशों में प्रचलित थी उन परिस्थितियों से सीखता है, इसलिए वह अपने युग का शिशु कहलाता है। फिर आता नैतिकता व आचार का राजनीति से पृथक्करण। नैतिकता व आचार का राजनीति से अलग या पृथक्करण। नैतिकता और राजनीति का अलग करना या पृथक्करण। देखिए, अपन ने कल भी इस पर चर्चा की थी। तत्कालीन परिवेश में क्या था? नैतिकता और धर्म के नाम पर, आचार के नाम पर, आचरण के नाम पर पोप यानी धर्मगुरु, धार्मिक सत्ता और राजनीति में रोमन साम्राज्य यानी कि राज्य सत्ता एक स्थान पर होकर के व्यक्तित्व और जनहितों को कुचलते हुए अपने हितों की पूर्ति कर रहे थे। मैकियावेली ने इसका खंडन किया। निर्भीकतापूर्ण और स्पष्टवादिता से इस बात को प्रबल मन से वो रखता है कि राजनीति में नैतिकता उसकी चेरी यानी कि चेली या शिष्या बनकर के रह सकती है। मैकियावेली इस बात को तह तक जाकर के, गहराई तक जाकर के समझाने की बात करता है। राजनीति अलग विषय है। रोमन साम्राज्य और वहां का जो पोप है वो दोनों मिलकर के जो नैतिकता का ढोंग और स्वांग रच करके धर्म के नाम पर लोगों के हितों को जो कुचलने का प्रयास कर रहे हैं वो असंगत और अनुचित है, ये न्यायोचित नहीं है। मैकियावेली अपनी कृति प्रिंस के अंतर्गत जो बातों को समझाता है उसमें पृथक रूप से 18वें अध्याय में शासक को जो परामर्श देता है उसमें नैतिकता के आचरण की जो बात करता है वो वास्तव में एकदम निडरता, निष्पक्षता और स्पष्टवादिता का आचरण है। तो मैकियावेली यह तत्कालीन कालखंड में यूरोप के जिन देशों में प्रवास करता है, जहां जाता है, फ्लोरेंस गणराज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए अन्य राष्ट्रों में या राज्यों में जो प्रवास करता है, वहां कूटनीतिक और अपनी राजनीतिक सूझबूझ को अन्य जो राजनीतिज्ञ उनकी सूझबूझ और अन्य देशों के लोगों की जो भावना है या उनका जो आचरण है उससे वो सीखता है। और मैकियावेली स्पष्ट रूप से कहता है आचरण
नैतिकता का, धर्म का होना चाहिए। लेकिन राज सत्ता और धार्मिक सत्ता एक स्थान पर केंद्रित होकर, इकट्ठे होकर जिस प्रकार दोहन कर रही है, जनहितों को जो कुचल रही है, लोगों का जीवन है वो स्वाभिमान शून्य जो हो चुका है, उस जड़ता के परिवेश से लोगों को जागृत करते हुए मेकियावेली जो ज्वाला जगाता है, व्यक्तित्व सम्मान पूर्वक जीवन किस प्रकार जीना है, राजनीति से पृथक रहते हुए किस प्रकार निडरता से, स्पष्टवादिता से, निर्भीकता से अपने आचरण को पूर्ण करना है, इसके बारे में मेकियावेली कहता है। तो मेकियावेली उस युग परिवर्तन की व्यवस्था से जो चीजों को सीखता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? युग परिवर्तन का शिशु। सेबाइन उसको युग परिवर्तन का शिशु भी कहते हैं। फलतः हम इस बात को मान सकते हैं कि इटली का चाणक्य निकोलो मेकियावेली अपने युग के परिवर्तन का शिशु था। कई बार परीक्षा में सवाल यह पूछा जाता है कि वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु था, इस कथन की विवेचना करो। सामान्यतः यह भी पूछा जाता है कि मेकियावेली पुनर्जागरण का शिशु था, इस W.T. जोन्स के इस कथन की विवेचना करो। तो कई बार इस प्रकार भी पूछा जाता था कि जॉर्ज W. जो सेबाइन है, सेबाइन के इस कथन की विवेचना करो कि युग परिवर्तन के शिशु मेकियावेली ने अपने युग से बहुत सीखा। तो कुछ लोग इसको पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहते हैं। मेकियावेली पुनर्जागरण का प्रतिनिधि था, इस कथन की विवेचना करो। परीक्षा में किसी भी प्रकार से इस प्रश्न को घुमा करके पूछा जा सकता है, लेकिन उत्तर हमारे को इन्हीं बिंदुओं को, या इससे आगे जब अपन जो चर्चा करेंगे उन्हीं बिंदुओं के अनुरूप ही हमारे को लिखना है। अर्थात मेकियावेली तत्कालीन नैतिक और आचार के आचरण को राजनीति से पृथक करने का जो वहां का जो परिवेश था उससे सीखता है, और विभिन्न देशों के प्रवास के दौरान वहां के लोगों के आचरण से सीखता है। फलतः हम मान सकते हैं कि वह युग परिवर्तन का शिशु था। और इसके अलावा एक आयाम और है, सुदृढ़ राजतंत्र का समर्थन। क्या था? सुदृढ़ राजतंत्र का समर्थन। सुदृढ़ राजतंत्र का समर्थन। देखिए, तत्कालीन कालखंड में फ्लोरेंस गणराज्य हो, चाहे वेनिस हो, चाहे मिलान हो, चाहे नेपल्स हो, यानी कि जो छोटे छोटे राज्य तो रोमन के जो साम्राज्य के थे, उन राज्यों की व्यवस्थाओं को जब वह देखता है और वहां की परिस्थितियों से देखता है कि यहां पर राजतंत्र की व्यवस्था नहीं है, तो ये देखो कितना बिखरा हुआ। फिर वह 23 बार 23 टाइम्स विभिन्न देशों में प्रवास करता है। तो उस प्रवास के दौरान वो देखता है, वो चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, जिन जिन देशों में निरंकुश राजतंत्र है, सुदृढ़ राजतंत्र है, वे देश द्रुत गति से
बहुत ही तेज गति से विकास की ओर अग्रसित है। उनका जो विकास है वो बहुत द्रुत गति से हो रहा है। तो जो तेज गति का जो विकास है वो इटली में क्यों नहीं हो रहा है? स्वाभाविक रूप से इटली का बिखराव था। तो मैकियावेली ने देखा इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश और स्पेन में फर्डिनेंड, इन शासकों का जो शासन था तो निरंकुश राजतंत्र, लेकिन वास्तव में उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। अरे ब्रिटेन ने वहां से अपनी यात्रा शुरू कर दी थी और इस प्रकार का एक छोटा सा देश था ग्रेट ब्रिटेन, और इतना साम्राज्य उसने फैला दिया कि उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। वो चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, सब जगह उसने अपनी साम्राज्य की जड़ों को बहुत मजबूत करवा दिया था। निरंकुश राजतंत्र के बीज जो 15वीं शताब्दी में यहां जो रोपित होते हैं, कालांतर में वट वृक्ष के रूप में जो साम्राज्य ब्रिटेन का फैलता है, उसके हम सभी गवाह हैं और हम सभी उनको पढ़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार फ्रांस की व्यवस्था देखिए, निरंकुश राजतंत्र, वहां का लुई एकादश के शासन को देखिए और बहुत करीबी से उसने देखा। हम दूसरे शब्दों में कहें या उसको समझने का प्रयास करें तो निकोलो मैकियावेली ने तत्कालीन कालखंड में हेनरी सप्तम का शासन ब्रिटेन में और फ्रांस में लुई एकादश का शासन और स्पेन में फर्डिनेंड का शासन उसने जब करीबी से देखा, उन परिस्थितियों से वो बहुत प्रभावित हुआ और जिन चीजों को वो सीखा, कालांतर में उसने प्रतिपादन किया। इससे इस बात को हम समझ सकते हैं कि मैकियावेली तत्कालीन कालखंड की परिस्थितियों से प्रभावित था। उसने निरंकुश राजतंत्र से सीखकर ही सुदृढ़ राजतंत्र का समर्थन किया। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में जब हम समझते हैं या पढ़ने की चेष्टा करते हैं तो मैकियावेली के चिंतन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मैकियावेली जो था वह सुदृढ़ राजतंत्र का समर्थक था। क्यों था? क्योंकि उसने निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्थाओं से बहुत कुछ सीखा था। फलतः हम इस बात को स्वीकार सकते हैं या कह सकते हैं या प्रतिपादित कर सकते हैं कि मैकियावेली के द्वारा दिए गए चिंतन को हम गहराई से पढ़ते हैं तो जिस सुदृढ़ राजतंत्र का मैकियावेली समर्थन करता है उससे यह स्पष्ट होता है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था। यदि हम मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार से मैकियावेली ने अपने चिंतन में सुदृढ़ राजतंत्र के बारे में बहुत गहराई से समझाते हुए, तत्कालीन परिस्थितियों से सीखते हुए, जो कालांतर में आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की जो नींव रखी, इससे हम कह सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था। अब अगला एक बिंदु आता है, वो है राष्ट्रीयता का मसीहा। क्या आता है? राष्ट्रीयता का मसीहा।
राष्ट्रीयता का मसीहा। राष्ट्रीयता का मसीहा। देखिए, तत्कालीन कालखंड में फ्लोरेंस गणराज्य सहित जितने भी राज्य थे, उन सभी राज्यों में सामंती जो व्यवस्था चल रही थी, उसके कारण लोगों के मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा था। तो मैकियावेली तत्कालीन जो सामंती व्यवस्था थी या छोटे छोटे राज्य जो थे पांचों, उनमें आपस में जो बिखराव और जो टकराव था, उसको लेकर के जो परिवेश बना था, उसका मैकियावेली विरोध करता है। और दूसरा, उस समय नागरिक सेना का गठन करता है। मैकियावेली क्या करता है? नागरिक सेना का गठन करता है। मैकियावेली कहता है कि यदि हम नागरिक सेना का गठन कर रहे हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? यदि हम नागरिक सेना का गठन करते हैं, तो उन नागरिकों के मन और मस्तिष्क में अपने नगर के प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट होगा। क्या होगा? एक भावात्मक लगाव होगा। और उसी भावात्मक लगाव के कारण उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होगी। तीसरा, मैकियावेली एक सिद्धांत इस कालखंड में और देता है। वो क्या कहता है कि राजा की निरंकुशता, उसने इस बात को प्रबल मन से रखा है कि यदि निरंकुश शासन नहीं होगा तो इटली का जो बिखराव है वो कभी एकीकरण में परिवर्तित नहीं हो सकता, या इटली का राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता। वो तो इस बात को भी मानता है, स्वीकार भी करता है और उसको लिखता भी है कि इटली तो बहुत दूर की बात, फ्लोरेंस गणराज्य जो है वहां के नागरिकों में भी आपस में टकराहट की स्थिति रहेगी। वो टकराहट और जो वैमनस्य है वो इतना गहरा और सुदृढ़ होता जाएगा, कालांतर में आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति उस गणराज्य में हो जाएगी। उसने कहा कि भय के बिना कोई प्रीत नहीं होती है। जब तक राजनीति में निरंकुश शासन नहीं होता है, तब तक लोग उस चीज को नहीं मानते। राजनीति विज्ञान में यह बात प्रमाणित सत्य है कि चाहे कितनी भी नैतिक बात हो, आचरण युक्त आचार संहिता की बात हो, भारत की संस्कृति की मूल प्रकृति के अनुकूल हो, लेकिन लोग नहीं मानते जब तक उसके पीछे कानून के कड़े प्रावधान या भय का डंडा नहीं होता है। हम किसी भी बात को स्वीकार कर लेते हैं, नैतिक बात को, यदि उसके पीछे कड़े कानूनों का प्रावधान हो, नहीं तो हम स्वीकार नहीं करते हैं। भारत 1947 में आजाद हुआ था। शिक्षा को लेकर के केरल राज्य में एक बिल आया था और हमारे भारतीय संविधान के चौथे भाग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आर्टिकल 45 में ऐसा प्रावधान था, अभी भी है, लेकिन था, मैंने जानबूझ करके कहा
वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के रूप में था कि 6 से 14 वर्ष की बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। चाहिए की भाषा जिसके पीछे दंड का प्रावधान नहीं है, समाज नहीं स्वीकार करता। कालांतर में दिसंबर 2002 में वाजपेयी की सरकार ने दृढ़ मनोबल का परिचय देते हुए शिक्षा के अधिकार को चौथे भाग से हटा करके तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रख दिया और हमारा मूल अधिकार बना दिया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के बाद 21 का में उसे रख दिया। तो वर्तमान में शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है क्या? क्योंकि चाहे निजी शिक्षण संस्थान हो, चाहे सरकारी शिक्षण संस्थान हो, प्रत्येक में आरटीई के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान को जोड़ा गया। तो मैकियावेली भी यहां इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि जब तक जनता में भय का प्रावधान नहीं होगा, निरंकुश शासक के द्वारा एक कोबरा का आचरण करते हुए भययुक्त परिवेश, यानी कि उसके दम और भय इतना होना चाहिए कि राजा के भय के कारण वो कांप उठे। जैसे कोबरा फन को फैला करके निकलता है तो कैसे लोगों में भय व्याप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि जब तक हम इसकी कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, इस पर पैर नहीं रखेंगे, तब तक ये हमें नहीं काटेगा। लेकिन वह भययुक्त परिवेश शासक में होना चाहिए। इसका तात्पर्य यही नहीं है कि शासक के प्रति घृणा का भाव होना चाहिए, यानी कि घृणा नहीं होनी चाहिए। शासक के प्रति सम्मान के साथ भय होना चाहिए। और जिस देश में शासक के प्रति सम्मान के साथ भय होता है, लोग उस बात को स्वीकार भी करते हैं। हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, जिस राज्य में शासक के प्रति लोगों का सम्मान होता है वो राज्य प्रगति करता है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमारा जैसे प्रांत है, चाहे संघ की सरकार है, उन सभी सरकारों में लोगों में, चाहे संघ का हमारा जो प्रतिनिधि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री है, चाहे हमारे राज्य में मुख्यमंत्री है, लोगों का उसके प्रति एक लगाव। तो निश्चित रूप से सम्मान और लगाव के कारण हमारा देश प्रगति कर रहा है। कोविड-19 की इस भयावह स्थिति के बावजूद परिस्थितियां भारत के अनुकूल है। तो चाणक्य जो इटली का है वो यहां पर इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना चाहिए। और राष्ट्रीयता की भावना का विकास कब होगा? जब नागरिक सेना और निरंकुश राजतंत्र की जो व्यवस्था है, निरंकुशता राज्य की जो है, राजा की है, और जिससे सुदृढ़ राजतंत्र प्रतिष्ठित हो जाता है, तो राष्ट्रीयता की भावना का जागृत होना स्वाभाविक है। हम यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि निकोलो मैकियावेली तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर के राष्ट्रीयता की भावना का विकास करके राष्ट्रीयता का मसीहा बन जाता है। फलतः
हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, उचित रूप से इस बात को कह सकते हैं कि निकोलो मैकियावेली ने तत्कालीन परिस्थितियों में जिन आयामों को दिया, जिनको प्रतिष्ठित करने की जो चेष्टा की है, वो उस समय की परिस्थितियों से प्रभावित होकर के तत्कालीन परिवेश से मैकियावेली सीखता है। इस कारण वो क्या कहलाता है? अपने युग का शिशु कहलाता है। अपने युग के शिशु कहलाने के कारण एक कारण और भी था, जो तत्कालीन परिस्थितियों से मैकियावेली को सिखाने में जो सहायक सिद्ध होते हैं, उन कारकों में से एक उत्तरदायी कारक और था जिसका हम चर्चा अभी करेंगे। वो था इटली की दुरावस्था। इटली की दुरावस्था। इटली की दुरावस्था। देखिए, निकोलो मैकियावेली तो फ्लोरेंस का था, तो उस फ्लोरेंस में आपस में लोग जड़ रहे थे, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। तो ये जो दुरावस्था थी, ये फ्लोरेंस गणराज्य अकेले की नहीं थी। उस समय जो मिलान राज्य था, वेनिस जो राज्य था, चर्च, रोमन चर्च राज्य तो था, फ्लोरेंस था। ये जो 5 जो छोटे छोटे नगर राज्य थे इटली के, ये आपस में लड़ रहे थे और इतना घृणित परिवेश था कि एक तो प्रत्येक राज्य के नागरिक आपस में लड़ रहे हैं, दूसरा वहां के जो शासक है वो भी आपस में लड़ रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि तत्कालीन कालखंड में इटली 5 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। वो 5 राज्य तो आपस में लड़ते ही थे, इसके अलावा प्रत्येक राज्य के नागरिक भी आपस में लड़ रहे थे और प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई थी कि गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, आंतरिक गृह युद्ध। ऐसा जो घृणित परिवेश था, उस समय जो मानव का जो स्वभाव था, उसमें प्रत्येक व्यक्ति क्रूर, बर्बर, लंपट, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, इस प्रकार का इटली का जो मानव का जो स्वभाव था, उससे अघोषित युद्ध का परिवेश था। क्या था? अघोषित युद्ध का परिवेश था। वो सारे आपस में लड़ रहे थे। परिस्थिति इस प्रकार की बनी हुई थी कि इस अघोषित युद्ध के परिवेश में कोई भी अपने आप में सुरक्षित नहीं था और प्रत्येक में परस्पर अविश्वास। क्या था? अविश्वास। अविश्वास का जो परिवेश बना हुआ था, उसमें अघोषित युद्ध की जो परिस्थिति बनी हुई थी, उसमें कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। तो मैकियावेली तत्कालीन कालखंड की परिस्थितियों से सीखते हुए ठीक उसके विपरीत वो दूसरे देशों में जहां जाता है, वहां देखता है तो निरंकुश राजतंत्र के कारण वो चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे स्पेन हो, सारों की प्रगति हो रही थी, सभी परस्पर विकास कर रहे थे। मैकियावेली इसको लेकर के बहुत आहत होता है और दुखी होता है और वो तत्कालीन परिस्थितियों
शक्तियों से प्रभावित भी होता है। अब देखिए, मेकियावेली अपने युग का शिशु यहां इटली की दुरावस्था के कारण दो व्यवस्थाओं से प्रभावित हो रहा है। एक तो फ्लोरेंस गणराज्य सहित अन्य राज्यों के शासकों का आपस में लड़ना या टकराहट की स्थिति, दूसरे वहां के लोगों में परस्पर अविश्वास। तो इटली की ये जो दुरावस्था थी उससे वो बहुत खिन्न था, उससे वो बहुत प्रभावित होता है। तो एक तो वहां के इटली के आचरण और वहां की व्यवस्थाओं से वो बहुत प्रभावित हो जाता है और कहता है कि यह व्यवस्था है वो अनुचित है, असंगत है। और ठीक इसके विपरीत एक दूसरी व्यवस्था और होती है। वो दूसरी व्यवस्था क्या होती है कि वह ब्रिटेन के हेनरी सप्तम और अष्टम और फ्रांस के लुई एकादश और लुई द्वादश और स्पेन के फर्डिनेंड के निरंकुश राजतंत्र से वो प्रभावित होकर के वो वहां पर सुदृढ़ राजतंत्र का समर्थन करता है। और मेकियावेली उस समय स्पष्ट रूप से एक छत्र राजतंत्र को स्थापित करना चाहता था। एक छत्र राजतंत्र को स्थापित करने से वह राष्ट्र प्रगति की ओर, क्योंकि उनमें एक राष्ट्रीयता की भावना का जागरण होगा और जो राष्ट्रीयता की जागृति होगी उससे राष्ट्र का विकास होगा। ये तत्कालीन परिवेश की परिस्थितियों से मेकियावेली प्रभावित होकर के प्रतिपादित करता है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि इटली की दुरावस्था से मेकियावेली प्रभावित होता है, उससे वो बहुत सीखता है, इस कारण वह अपने युग का शिशु कहलाता है। एक तत्कालीन परिस्थितियां के साथ साथ मेकियावेली बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा भी करना चाहता था। बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा, या बुद्धिवाद को वह प्रतिष्ठित या स्थापित करना चाहता था, क्योंकि उस कालखंड में इटली के लोगों में जो दुर्गंध थे, वो चाहे फ्लोरेंस गणराज्य का हो, चाहे नेपल्स का हो, चाहे मिलान का हो, चाहे वेनिस का हो, चाहे रोमन चर्च राज्य का हो, उनमें क्रूरता जैसे भाव जो थे। तो मेकियावेली क्या चाहता था कि वहां पर बुद्धि को प्रतिष्ठित किया जाए या बुद्धिवादी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जाए। इसलिए मेकियावेली क्या करता है, वहां पर कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और द्वंद्व के उन आयामों को प्रतिष्ठित करता है जो तत्कालीन कालखंड में यूनान में प्रचलित थे। और उस कालखंड में जो पुनर्जागरण हो रहा था, उस पुनर्जागरण के परिवेश से भी वह प्रभावित होकर के इस बात को वो दृढ़ मनोबल से देना चाहता है। तो मेकियावेली बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा करना चाहता था। ये बुद्धिवाद की जो व्यवस्था है वो तत्कालीन परिवेश से, वो ब्रिटेन, स्पेन सहित विविध देशों का जब दौरा करता है, जब प्रवास करता है, उसके दरमियान उन चीजों को वो सीखता है। इसलिए वह अपने युग का शिशु था। फिर आता है संप्रभुता का प्रतिपादक। संप्रभुता का प्रतिपादक संप्रभुता। देखिए, मेकियावेली शक्ति की
राजनीति पर बल देता है और वो शक्ति के विस्तार के लिए सभी आयामों और सभी व्यवस्थाओं को प्रतिष्ठित करना चाहता है। वो शक्ति की राजनीति पर इस कारण बल देता है कि निरंकुश राजतंत्र को प्रतिष्ठित करने के लिए शक्ति का अर्जन करना राज्य के लिए अपरिहार्य ही नहीं बल्कि आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य। अपन ने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने राज्य के बारे में मैकियावेली के विचारों पर जो प्रकाश डाला था, उसमें इस चीज को बहुत तह तक जाकर के समझाया हुआ है। उस वीडियो को देख करके भी इस बात को आप समझ सकते हैं कि मैकियावेली किस प्रकार संप्रभुता, हालांकि संप्रभुता का जो शब्द है ग्रोसियस है, बोंदा है, होप्स है, आइंस्टीन है, उन्होंने पृथक रूप से भी दिया। प्रतिपादक वही है, लेकिन मैकियावेली 16वीं शताब्दी में, ये सारे 18वीं शताब्दी में संप्रभुता की नींव को रखते हैं। लेकिन मैकियावेली 16वीं शताब्दी के उस परिवेश में, यूनान के विभिन्न देशों में जब वो प्रवास पर जाता है, वहां जाकर के जो सीखता है, उस बात पर वो बल देते हुए तत्कालीन सुदृढ़ राजतंत्र की स्थापना के लिए जिस प्रकार अपनी लेखनी में संप्रभुता की बात को प्रबल मन से रखता है, उससे यह बात स्पष्ट है कि मैकियावेली तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित था और उन्हीं परिस्थितियों से सीखा है, तभी तो उसने इस प्रकार की अभिव्यक्ति दी है। फलतः इस बात को मान सकते हैं कि वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी संप्रभुता के सिद्धांत से बहुत कुछ सीखता है। इस कारण वह अपने युग का शिशु कहलाता है। एक आता है अवसरवादिता। अवसरवादिता मैकियावेली ने निश्चित रूप से शासक को अवसरवादिता का परामर्श किया है। उसने इस बात पर बल दिया है कि शासक अवसर के अनुकूल अपना आचरण करे, जहां आवश्यक हो वीरता के आयाम की तो उसको शेर जैसा आचरण करना चाहिए, और जहां आवश्यकता है कि यहां चालाकी से काम निकल सकता है तो उसको लोमड़ी का आचरण करना चाहिए। ये अवसरवादिता का जो आयाम है वो मैकियावेली अपने चिंतन में देता है। तो ये अवसरवादिता की अवधारणा मैकियावेली के चिंतन में कहां से आई? चूंकि मैकियावेली ने तत्कालीन मानव के स्वभाव के परिवेश को समझा, और जब उसने प्रिंस नामक कृति को लिखा, उसके 18वें अध्याय में उसने जो शासक को परामर्श दिया है, उस सारे में उसने इस चीज को लिखा है। जहां पाखंड करना हो, ढोंग करना हो, स्वांग रचना हो, वहां पर पाखंड कीजिए, स्वांग रचिए। जहां आवश्यक हो वहां तलवार, और जहां आवश्यक हो सुई। तो जिसको आवश्यकता के अनुरूप काम करना, परिस्थिति अनुकूल और युग अनुकूल परिस्थितियों के अनुरूप उसको आचरण करना चाहिए। उसने कहा एक ही सिद्धांत से व्यक्ति को बंधकी नहीं रखना चाहिए। इटली के इस चाणक्य ने या भारतीय
मेकियावली ने जो बातें अपने चिंतन में कही है वो वास्तव में शासक के लिए बहुत महत्व रखती है। अच्छा और कुशल शासक वही होता है, मेकियावली कहता है कि चापलूसों से दूरी बनाए रख करके, क्योंकि वह चापलूस लोग उस शासक की प्रशंसा करते करते उसको पतन की ओर अग्रसित करेंगे। शासक को चाहिए कि जहां अच्छाई है उसको प्रोत्साहित कीजिए, जहां बुराई है उसको दंडित कीजिए। यदि आप दंडित नहीं करोगे तो बुराई बढ़ती जाएगी और वो अपराध और पाप इतना अनैतिक हो जाएगा कि आप उसके पाप के भागीदार बनते बनते पतन की ओर वो राज्य सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो मेकियावली इस प्रकार परामर्श देता है कि शासक को एक ही सिद्धांत से बंध करके नहीं रहना चाहिए। इसके बाद में आता है व्यक्तिवाद का समर्थक। वाद का समर्थक निकेलो मेकियावली अपने विचारों में व्यक्ति के यश और सम्मान के लिए उसको जागृत करता है और प्रेरित करता है। अपन ने पूर्व में इसके बारे में बहुत चर्चा की है और बहुत तह तक जाकर के इसको समझने का प्रयास किया है या समझने की अपन ने चेष्टा की है कि तत्कालीन कालखंड में पोप तंत्र और राजा मिलकर के किस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को कुचल रहे थे। व्यक्ति का जीवन स्वाभिमान शून्य हो चुका था। व्यक्ति उन दुराचारियों के कार्य को करने में गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, क्योंकि इसी प्रकार की व्यवस्था प्रतिष्ठित हो गई थी। मेकियावली उस पर करारा प्रहार करता है और व्यक्ति को इस बात को समझाने का प्रयास करता है कि व्यक्ति को अपने स्वाभिमान से जीवन जीना चाहिए, अपने सम्मान, अपने यश और अपनी कीर्ति के लिए कार्य करना चाहिए। और वही व्यक्तिगत सम्मान सामूहिक रूप से राष्ट्रीयता के सम्मान या राष्ट्र के सम्मान के रूप में, राष्ट्रीयता के भाव के रूप में जागृत होना चाहिए। खंड खंड व्यक्ति का जो सम्मान है वो अखंड राष्ट्र के सम्मान के रूप में होना चाहिए। इस प्रकार का परामर्श मेकियावली द्वारा अपने चिंतन में दिया जाता है। मेकियावली चाहता है कि राष्ट्रीयता का विकास किस प्रकार और राष्ट्रीयता की भावना किस प्रकार जागृत हो। व्यक्ति निर्माण, हमें क्या करना चाहिए? व्यक्ति के निर्माण में व्यक्ति के सम्मान और उसकी सुरक्षा और उसके हितों को सुरक्षित करना चाहिए। कल ही हमने व्यक्ति के एक हित, आर्थिक हित के बारे में समझा है। व्यक्ति अपने आर्थिक हित के प्रति कितना सजग होता है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है लेकिन संपत्ति हरणकर्ता को नहीं। फलतः अच्छे शासक को हत्या कर लेनी चाहिए लूट मार में। तो केवल अपन ने एक बिंदु को छुआ। इसी प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा, उसकी मान मर्यादा, इस प्रकार की भावनाओं को मेकियावली ने जागृत किया। अंतिम बिंदु है भौतिकता और धर्मनिरपेक्षता का उपदेश। भौतिकता और धर्मनिरपेक्षता, भौतिकतावाद व धर्मनिरपेक्षता का उपदेश। देखिए, मेकियावली ने कहा
ईश्वर और धर्म की जो कल्पना है केवल थोथी कल्पना है। ये मैकियावेली ने क्यों कहा? यह बात बहुत समझने योग्य है। ऐसा मैकियावेली ने इस कारण कहा क्योंकि तत्कालीन कालखंड में जो रोमन चर्च राज्य के कर्णधार थे, यानी कि राजनीतिक सत्ता और धार्मिक सत्ता एक स्थान पे केंद्रित हो गई और इकट्ठा होकर के जनहितों की अनदेखी करने लगे। जनहितों को कुचलते हुए, व्यक्तित्व को कुचलते हुए, स्वाभिमान शून्य करते हुए उनसे निर्जलता के कार्य करवाने पर मजबूर कर दिया। तो मैकियावेली तत्कालीन परिस्थितियों से सीखता है। वो दूसरे देशों पर में जब प्रवास पर जाता है तो वहां की व्यवस्थाओं से सीखता है और देखता है। तब वह इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि व्यक्ति को भौतिकता और धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो आचरण है वो स्पष्ट होना चाहिए। निडरता पूर्वक, स्पष्टता पूर्वक। राजनीति अलग है, धर्म और नैतिकता का जो आचरण शास्त्र है यह अलग है। तो मैकियावेली ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिस व्यवस्था का प्रतिपादन किया, उसके अंतर्गत वो उद्गम पद्धति का अनुयायी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उद्गम पद्धति का प्रतिपादक कहलाता है। दूसरा, उसने अपने विचारों के अंतर्गत शक्ति का, उसने अपने विचारों के अंतर्गत शक्ति का महत्व समझते हुए शक्ति सृजन का राष्ट्र को सलाह दिया। आधुनिक, जिसको हम राष्ट्रीय राज्य बोलते हैं, वह अवधारणा भी मैकियावेली ने सबसे पहले दी। यथार्थवादी राजनीति के प्रणेता के रूप में मैकियावेली ने इन व्यवस्थाओं पर बल दिया। मैकियावेली नैतिकता और आचार को राजनीति से पृथक मानता और राज्य की संप्रभुता पर वो बल देता है। यह तत्कालीन परिस्थितियों और व्यवस्थाओं से प्रभावित होकर के मैकियावेली ने जिन चीजों को दिया, इसलिए किसी ने इसको पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, तो किसी ने इसको अपने युग का शिशु, तो किसी ने इसको पुनर्जागरण का शिशु, तो किसी ने इसको युग परिवर्तनकारी शिशु, तो किसी ने इसको केवल युग शिशु की उपाधि से सुशोभित किया है। हम इस व्यवस्था से इतना मान और समझ सकते हैं कि मैकियावेली ने जिन विचारों को दिया है उन विचारों का राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्व है। राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांतकार है उसके ऋणी है। हाँ, यह बात सत्य है और प्रमाणित और अकाट्य व्यवस्थित रूप से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैकियावेली तत्कालीन कालखंड और परिस्थितियों से प्रभावित था। उन कालखंड और परिस्थितियों से प्रभावित होने के कारण उन व्यवस्थाओं से वो सीखता है। फलतः हम मान सकते हैं कि वह पुनर्जागरण का प्रतिनिधि था, अपने युग का शिशु था। W.T. जोन्स जो बताता है वो था। या हम ये बात को भी स्वीकार कर सकते हैं कि वह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का, वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु